Assalamualaikum, good morning. Good morning everyone. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. एज़ यूजुअल कोशिश हमेशा होती है कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम आगाज़ करें दिन का और ख़ास तौर पे हफ्ते का, लेकिन आपको बताना ये है कि कोरोना केसेस जो हैं वो ज़रा बढ़ते चले जा रहे हैं और वो टेंशन फैला रहे हैं। वो ज़रा टेंशन इतनी नौयत के बढ़ गए हैं कि अब ज़रा लॉकडाउन की सिचुएशन दोबारा से आना स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आपको बताएं कि मुल्तान में अगले 15 दिनों के लिए ऑलमोस्ट कम्प्लीट लॉकडाउन है, जहाँ शादी हॉल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, बाज़ार बंद हैं टिल अ सर्टेन टाइम, स्कूल्स तो वैसे ही बंद हो गए हैं बहुत जगह में। पंजाब में, लाहौर में भी बिल्कुल यही सूरत हाल है। लाहौर से भी ऐसी खबरें हैं कि शादी हॉल्स भी कुछ दिन में बंद हो जाएंगे, लेकिन अब फिर बाज़ खबरें ऐसी आ रही हैं कि 300 की कैपेसिटी होगी। बात दरअसल ये है कि 300 की कैपेसिटी हो या फिर 1000 की कैपेसिटी हो। शादियों वगैरह की तकरीबात ऐसी हैं क्योंकि अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हमें कोरोना के साथ रहते हुए कि लोग ना मास्क पहनते हैं और ना एक दूसरे से गले मिलना बंद करते हैं। तो वो बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाता है और जाहिर है कि कोरोना फैलने का खदशा होता है। अदरवाइज इस दफ़ा खदशा सबसे बड़ा ये है कि वो जो यूके स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस है उसने मुतासर किया है, क्योंकि यूके से भी आपको पता है कि ट्रैवलिंग का सिलसिला जारी है, पर्टिकुलरली गुजरात, गुजरावाला, लाहौर बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। सो वहाँ पे ज़्यादा ये स्ट्रेन देखा जा रहा है और इसको ऑब्जर्व किया गया है। कराची में अभी ये स्ट्रेन इतना नहीं आया है, इतना नहीं लेकिन है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हमने पहले भी देखा है किसी जगह पे होता है और फिर दूसरी जगह इनवेरिएबली ट्रैवल हो ही जाता है। सो यू आर राइट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इस्लामाबाद में भी कुछ लोकेलिटीज़ जो हैं, कुछ एरियाज़ जो हैं उनमें स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। पेशावर में अगर देखा जाए तो उनको ये डायरेक्टिव मिल गई है कि 8 बजे तक बाजार बंद हो जाने चाहिए, विच आई फील स्टिल वेरी लेट। मतलब 8 बजे से शायद आप पहले ही अच्छा जी, 24 घंटों में आपको पता है 2253 केसेस सामने आए हैं और मंडे को वैसे भी ओवरऑल कम केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो ये आप अगर आपको लग रहा है वैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन ये रिपोर्टिंग कमी होती है क्योंकि बीच में संडे आ जाता है। बिल्कुल, और अगर पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो 29 डेथ्स हुई हैं ड्यू टू कोविड, कोरोना डेथ्स जिनको कहा जाता है। गुज़श्ता 24 घंटों में ऑलमोस्ट 5% है पॉजिटिविटी, 5.1 यस 5.1, और ओवरऑल ऑन एवरेज मुल्क की जो पॉजिटिविटी है वैसे नहीं, मुस्बत पॉजिटिविटी ओवरऑल मुल्क की कोरोना वायरस की वो 6% से ज़्यादा हो गई है। सो थिंग्स आर नॉट गुड और सूरत हाल ज़रा अलार्मिंग की तरफ जा रही है। हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं, सिर्फ अगर एक काम कर लेना, सब चीज़ें छोड़ दें, सारे लोग अगर मास्क पहनने की पाबंदी करना शुरू कर देना हो जाए तो ज़बरदस्त। अच्छा, वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद में बाय द वे मैंडेटरी कर दिया, यू कैन नॉट गो आउट। मतलब इसको यही समझे ना मैंडेटरी, मतलब आपको अगर आके पूरा इस पे कोई चलान कटे एंड ऑल दैट, डोंट लेट इट गो देयर, ऑलरेडी पहने। तो ये डराना नहीं था, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग लेटर इन द वीक, क्या क्या होता है। ऑफ कोर्स इसी वजह से होगा। वैक्सीनेशन का अमल भी साथ साथ जारी है, उसके बारे में भी बड़े बहुत अच्छे रिव्यूज सुनने को मिल रहे हैं। बाज़ लोग के एक्सपीरियंसेस इक्का दुक्का के कुछ अच्छे नहीं हैं। लाहौर में एक्सपो सेंटर में अफवाहें है ना कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो आप वहां जाएं और आपको लगा देंगे, ऐसा हो नहीं रहा। तो इन अफवाहों को भी प्लीज सर्कुलेट ना करें। बीच में बाज़ लोगों को अकोमोडेट किया है, ऐसे जो रजिस्टर्ड नहीं, एज इन जिनके पास रजिस्टर्ड तो थे, जिनके पास वो कोड नहीं था वॉक इन को भी, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने आप को रजिस्टर कराएं और उसके बाद चले जाएं। खैर हम इस पे तफसील बात करेंगे। एक दफा दोबारा बता दें, 1166 पे आपने अपना आईडी कार्ड, ओवर 60 जो लोग हैं वो प्लीज आईडी कार्ड नंबर भेजें, 1166 पे सेंड करें और वैक्सीनेशन कराएं। अच्छा, ये PSL एंथम सुनते ही लगा कि भाई बहुत जल्दी खत्म हो गया, ये दोबारा डेफिनेटली होना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट इन। अच्छा जी, ये यूनिवर्सिटियों में मोरल पुलिसिंग का जो ट्रेंड है, जिसमें कहीं ये पाबंदी लगाई जाती है कि लड़कों ने सफ़ेद सलवार कमीज़ और काली वेस्टकोट और काले जूते ना भूलें आप, ठीक है, वो पहन के आना है। या फिर लाहौर की यूनिवर्सिटी का जो एक इंसिडेंट है जिस पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, जिनको सर्टेनली लड़की ने प्रपोज किया, हाँ, जिसमें आप एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टूडेंट पे, किसी भी नौजवान पे तालीम के दरवाजे बंद करना, आई थिंक इट्स क्रिमिनल। आई हैव सो मच टू से ऑन दैट, बट लेट्स नॉट। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हम वो थर्ड वेव जो कोरोना की जिसका हमें खौफ लगा हुआ है कि फर्स्ट तो हो ही गई, सेकंड भी होगी, हमने आपको बताया था, दिस सीम्स लाइक थर्ड वन। इसके बारे में आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर तेज़ से तेज़ तर हो रही है और कोई एहतियात नहीं कर रहा। कुछ आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, अवाम खुद हुकूमत को लॉकडाउन जैसे इक़दामात की तरफ धकेल रहे हैं और कोई चॉइस भी नहीं रही। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पिछले साल मार्च में मुल्क में पहली बार मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया था और जिससे तमाम माशी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई थीं और आज 1 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं। वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क को कोरोना की तीसरी लहर का सामना है। वाज़ेह तौर पे
कोरोना वायरस की एक नई लहर पाकिस्तान में सामने आ चुकी है। इस वक्त ये लहर सारे मुल्क में है, लेकिन खुसूसन इसका ज़ोर पंजाब के बड़े शहरों में है। लेकिन अगर एहतियात ना बरती गई तो ये सारे मुल्क में पूरी तरह फैल सकती है। हो सकता है इनमें से कुछ इकसाम ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो और नतीजतन ये हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर अपना असर दिखा सकती है। बल्कि मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त भी हमारे जो बेड्स की ऑक्यूपेंसी है, अस्पताल में जो मरीज़ों की तादाद है, वो बढ़ रही है। कोरोना केसेस के मुस्बत आने की शरह जो सितंबर 2020 में 1% और जनवरी 2021 में 2% थी, अब बढ़कर 5 से 6% हो गई है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कह रहे हैं, पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। पिछले साल ये वबा आई थी तो उसमें हमारी जो भी स्ट्रेटजीज़ थी, जो भी हमारी तरकीब थी, वो इंतहाई कामयाब रही और उसको दुनिया भर में पजीराई भी मिली। और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बुनियादी ख्वाहिश थी कि रोज़गार को और जानों दोनों को बचाना है, वो उसने बहुत ज़्यादा हमारी मुल्क की मईशत पे, रोज़गार पे एक बड़ा ही मुस्बत असर छोड़ा। दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीनेशन के मामले पर डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ साथ आवाम भी वैक्सीनेशन में जोशो खरोश नहीं दिखा रहे, जिसका इतराफ़ खुद वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कर रहे हैं। बिल्कुल, वैक्सीनेशन जो है लॉन्ग टर्म वही सोल्यूशन है। उस वैक्सीनेशन का अभी तक हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, लोग अभी तक बहुत ज़्यादा तादाद में रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। जो 60 से ऊपर की उम्र की रजिस्ट्रेशन हमने खोली थी, उसमें जो लोग हैं, मेरे ख्याल में जो टोटल लोग उस आबादी के अंदर जो फॉल करते हैं, उसमें से शायद 10% ने भी रजिस्टर नहीं किया है। तो ज़रूरत है इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेशन के लिए आएँ। हुकूमती सतह पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार है। आवाम खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। हालात और बिगड़े तो हुकूमत के पास लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं होगा। Do we really want to go there again? मतलब इतनी मुश्किलों से तो वो पहाड़ हमने सर किया और पार किया और अब हम दोबारा लगता है कि मुड़ के वहीं आ गए हैं। इट इज़ अप टू अस। यूके वेरिएंट की बड़ी बात हो रही है, उसी के बारे में सबसे पहले तो पता कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद। डॉक्टर यास्मीन राशिद, पंजाब में कोरोना केसेस जिस तेजी से फैल रहे हैं, हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी। बरतानवी वेरिएंट की अगर हम बात करें तो बरतानवी वेरिएंट ही इसकी वजह होगा, लेकिन ये हुकूमत की कमज़ोरी नहीं कि बरतानिया से आने वालों की स्क्रीनिंग उस तरह नहीं की गई जिस तरह करनी चाहिए, कंसिडरिंग हमें पता है कि उनका एक डिफरेंट वेरिएंट आ चुका है काफ़ी देर। बहुत ख़तरनाक है वो भी। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने के लिए कि ब्रिटिश वेरिएंट जो है वो क्योंकि पाकिस्तान में अब आ गया है, शुरू में ब्रिटिश वेरिएंट के बारे में इस तरह की खबर नहीं थी। जब ब्रिटिश वेरिएंट आ गया तो उसका फैलाव में तेज़ी जो है वो उन इलाकों में देखी जा रही है जहाँ से लोग जो यूके से आते हुए ट्रैवल करके नॉर्मली उन इलाकों में आते हैं। अब तो इस वक्त ब्रिटिश वेरिएंट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंट्री। मेरा ख्याल है ना ये कोई नाअहली थी हुकूमत की तरफ से, ये आपको पता है एक मुसलसल जद्दोजहद चल रही है इस कोरोना वायरस के बारे में। और आहिस्ता आहिस्ता जनवरी और फरवरी के महीने में हमने देखा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने, आपको पता है कि हर किस्म के तालीमी अदारे जो थे उनको खोल डाला। लेकिन अब इस ब्रिटिश वेरिएंट की वजह से एकदम बहुत तेज़ी आई है और इस वजह से हमें हिफाजती इक़दाम उठाने पड़े, जैसे कि सरकारी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको 6 बजे तक के बाद मुंसलिक कर दिया, इसी तरीके से मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। ये सारे काम इसीलिए किए गए कि इस वबा पे हम काबू करें।
चलें, सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडेबल के ज़ाहिर है कि ना पहले कोई भी मुल्क दुनिया का इस कोरोना वायरस को एक दूसरे तक पहुंचने से रोक पाया, लेकिन फिर भी बेहतर ज़रा तरीका होना चाहिए था यूके से आने वालों की टेस्टिंग और सब चीज़ों का। डॉक्टर साहिबा, अब तो ये साबित हो चुका है कि आवाम ने अपने तौर पर बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लेना है। अभी भी लोग हैं जो एहतियात नहीं करते, मास्क नहीं पहनते। अब टाइमिंग वगैरह की सख्ती का भी ख़ास कोई असर होता नहीं है, तो फिर कोरोना अब 300 लोगों की अगर गैदरिंग हो रही है तो उसमें भी फैलने का खदशा तो उतना ही है। बताइएगा कि क्या मुकम्मल लॉकडाउन के अलावा क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये हुकूमत के पास, क्योंकि अगर ये इतनी तेज़ी से ये तीसरी वेव फैल रही है तो आप लोगों ने क्या सोचा है इसके लिए? फिर मेरा ख्याल है हम लोग काफ़ी कामयाबी के तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन्स करते रहे हैं, और अब तो आपको पता है कि हुकूमत पंजाब ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है कि अगले 2 हफ्ते सब किस्म के तालीमी अदारे बंद हैं, हर किस्म के इज्तिमा पे पाबंदी लगा दी गई है। ये जो अम्यूज़मेंट पार्क्स और मेले वेले हैं उन पे पाबंदी लगा दी गई है। अपना ये जो मजहबी इकट्ठ हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, और इसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन हमें हमेशा देखा है कि हमारे लिए काफ़ी कामयाब रहा है। और स्मार्ट लॉकडाउन का ये मतलब है जिन इलाकों के अंदर तादाद मरीज़ों की बढ़ जाएगी, उन इलाकों के अंदर आप स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, वहाँ के लोगों का बाहर आना जाना जो उस पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। और जैसे आपको बताया है कि अब मार्केट्स जो हैं 6 बजे के बाद हर किस्म की मार्केट बंद हो जाएगी। शाम के वक्त सिर्फ वो दुकानें खुली रहेंगी जो आपकी एसेंशियल आइटम्स की हैं, जैसे दवाइयाँ हुई या खाने पीने की अशिया। चलिए ठीक है, ऑल दैट शुड बी डन इज़ बीइंग डन। डॉक्टर साहिबा ये भी बता दें कि इस पूरी सूरत हाल में 2 चीज़ें जो हैं वो इंतहाई अहम है। एक ऑफ कोर्स टेस्टिंग और दूसरा अब वैक्सीनेशन। तो इन दोनों के नंबर्स भी काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, तो इस पर कुछ सोचा है कि इसको किस तरह डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी आवाम को जो है वो वैक्सीनेशन हो? मेरा ख्याल है 2 अहम बातें हैं। एक तो नंबर 1 वैक्सीनेशन बहुत कामयाबी से 10 तारीख को पूरे पंजाब में शुरू कर दी गई है, और उस वैक्सीनेशन के नताइज भी बड़े मुस्बत आ रहे हैं। आज के दिन तक बुज़ुर्गों में 18,000 से ज़ायद लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है पिछले 4 दिनों के अंदर। और फिर सबसे बड़ी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जैसे लोगों में शऊर पैदा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। आज एक्सपो सेंटर के ऊपर मैं मौजूद थी, और कोई 12:30-1 बजे के करीब 2,500 के करीब लोग जो थे वहाँ ऑलरेडी अपने आप को वैक्सीनेट करवा चुके थे। तो जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के जितने लोग हैं उनको कहा है कि वो रजिस्टर करें 111166 के ऊपर, और जैसे जैसे उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है इंशाल्लाह उन सबको वैक्सीन लगेगी, ताकि ये सबसे अहम हिफाजती इक़दाम है हमारे लिए। क्योंकि हमने देखा है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, यानी फौतीदगी होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो वाली जो हमारी शरह है सीनियर सिटीजन्स की, उन सबको वैक्सीन लग जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ टेस्ट का, आज के दिन में भी कोई तकरीबन 17,000 टेस्ट हो चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता टेस्टों की तादाद बढ़ाते चले जा रहे हैं। जिस तरह से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और वो बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हम एक ख़ास फार्मूला पे काम करते हैं। आप जब मरीज़ सामने तशख़ीस हो जाता है तो फिर उसके कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग करते हैं। रैंडम टेस्टिंग कहीं भी एडवाइस नहीं है, और हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। इस वक्त भी पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम सिंध की सूरत हाल मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब। कासिम साहब, कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, NCOC ने बता दिया, पंजाब में हंगामी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। सिंध ऑल्दो बड़ा कंसर्न हमने शुरू से देखा है कि रहा है कोरोना वायरस के बारे में, इस मरतबा कुछ बहुत फुर्ती नज़र आ नहीं रही है। तो क्या कराची और इसके गिरदोनवा और सिंध में सूरत हाल बहुत अच्छी है कोरोना को लेकर, या फिर आप लोगों को किसी और चीज़ का इंतज़ार है? नहीं, ऐसी की बात नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है कि सिंध में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की एक नई लहर है, और हम समझते हैं कि ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर रही है। लेकिन हम जो है वो पहले तो यकीनन हम इंडिपेंडेंटली ये सारे काम कर रहे थे, और हम अपने फ़ैसलों में आज़ाद भी थे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि जिसमें हमें ये हमारी बाइंडिंग बना दी गई है कि हम NCOC के फ़ैसलों को उसके जो है वो कंसेंसस के साथ हम डिसीजन करेंगे। तो हम अपने रिजर्वेशंस जो हैं वो NCOC के प्लेटफॉर्म पर हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहिबा और हमारे बाकी जो वज़रा कंसर्न हैं, जो हमारी टास्क फोर्स है उसके जो लोग बैठते हैं,
और जब एनसीसी की मीटिंग होती है तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी उसी मीटिंग में बैठ के ये तमाम अपना हमारे जो कंसर्न है वो हम वहाँ पर बैठ के डिस्कस करते हैं, और हम जो कंसेंसस वहाँ से आता है डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसी को जो है वो फॉलो करते हैं। अच्छा कासिम साहब, 1 साल पहले पाकिस्तान में पहला कोरोना लॉकडाउन लगा था जो सिंध हुकूमत ने ही लगाया था। सूरत हाल ज़्यादा हमने नोटिस की है, इतनी भी बेहतर नहीं हुई, और अवाम से SOPs पर अमल की उम्मीद रखना तो बिल्कुल ही फजूल है। तो क्या सिंध हुकूमत के पास एक बार फिर लॉकडाउन के अलावा कोई चारा बचा है या नहीं, क्या करना है? उस वक्त इकदाम और बर वक्त इकदाम जो हमारे जो मैं लीड किया हमारे वज़ीर आला साहब ने और फिर हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने तो वो पूरा इसमें जो है ना वो पूरी कौम ने साथ दिया, तमाम ख़ुसूसन सिंध के लोगों ने हमारे वज़ीर आला साहब की जितनी अपीलें थीं और फिर हमारी पूरी पार्टी लीडरशिप से लेकर वो तमाम लोग इस पे कंसेंसस था, और ज़ाहिर है उसका एक अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि कोरोना को हमने बड़ी हद तक दुनिया के मुकाबले में जिस तरह से स्प्रेड हुआ है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में देखेंगे तो जहाँ स्प्रेड हुआ है तो वो बड़ी हद तक हमने कंट्रोल किया। और ये अभी मैंने आज जैसे आपको बताया कि हम फ़ैसला करने में NCOC के पाबंद हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे हमने हमारे ये कंसेंसस जो आज आप या जो लोग जिस तरह से कंसर्न हैं तो हम वो वहाँ रख रहे हैं, और वहीं से इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट इसको अच्छी तरीके से सुनेगी। अच्छा कासिम साहब, लास्टली 1 साल पहले जब ज़ाहिर कोरोना आया था तो सबको अंदाज़ा था कि हमारा तिब्बी निज़ाम नहीं इसका मुकाबला करने के लिए तैयार, लेकिन अब तो बहुत सी तैयारी भी की है। तो अभी क्या अपडेट है आपके पास? क्या हमारा अमला, क्या हमारी सहूलियात इतनी हैं कि खुदा न खास्ता सूरत हाल बिगड़ी तो हम कंट्रोल में कर लेंगे इसको? नहीं जी, उस वक्त यकीनन चूँकि सारी दुनिया को पता नहीं था कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और इसको किस तरह से जो है वो ट्रीट किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की जो एक्सपीरियंस हैं वो हमारे डॉक्टर्स ने भी लर्न किए हैं, और फिर ज़ाहिर है इतने सारे पेशेंट हैं उसको इस तरह से ट्रीट किया गया है। और आप यकीन करें सिंध गवर्नमेंट की जितनी भी एफ़र्ट्स हैं, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, आप इन्फेक्शस डिजीज़ सेंटर ले लें, हमारे सिविल हॉस्पिटल, इवन हैदराबाद में, सक्खर में, आपके जो आइसोलेशन नवाबशाह में, लारकाना में, सेवन में, और इस तरह से हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आइसोलेशन फैसिलिटीज़ बनाई। फिर इसी तरह से आपका और उनको इक्विप किया, ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ फैसिलिटीज़ बनाए, उनको जहाँ ICU की फैसिलिटी थी HDU यूनिट्स बनाए गए। तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट यकीनन जो है दुनिया के बेहतरीन जो है वो उस तरह से फैसिलिटी के वाइज नहीं है, लेकिन हम बड़ी हद तक जो है वो सहूलतें देने में कामयाब हुए। लेकिन ये ऐसी वबा है, ये हमें समझना चाहिए, हमारे हम सबको समझना चाहिए कि ऐसी वबा है कि जिसको दुनिया के बेहतरीन जो निज़ाम सेहत हैं वो भी इसको इस तरह से डील नहीं कर सकते। शुक्रिया आपका कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, इससे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हमारे साथ थी। क्विकली हम बता दें, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट हैंड अकाउंट। जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हम वही पढ़ रहे हैं और वही आप तक पहुंचा दें। लाहौर में एक्सपो सेंटर में जो इंतजामात हैं लोग उससे बड़ी हद तक मुतमईन हैं, काफ़ी उसकी तारीफ की जा रही है। बार बार आपको यही कहेंगे कि वैसे ही ना पहुँच जाएँ, प्लीज़ SMS करें। आपको सिर्फ अपना ID कार्ड का नंबर भेजना है ऑन 1166, रजिस्टर करेंगे आप अपने आप को, वो आपको कॉल करेंगे, आपको एक मैसेज आएगा, फिर आप जाएं। और तो कतारें ना लगाएं, कोरोना तो फैला ही हुआ है। कराची में पर्टिकुलरली JPMC का किसी ने लिखा हुआ था, जना जो अस्पताल के साथ सिलसिला है, वहाँ पे उन्होंने कहा जी पहले दिन गए तो बहुत अच्छा था, फिर तीसरे दिन वालिद साहब को लेके गए, संडे वाले दिन तो बहुत ही मिसमैनेजमेंट की सी सूरत हाल थी, रश था, लोग झमकट्टों में खड़े हुए थे। तो कराची में जो लोग इस मामले को देख रहे हैं प्लीज़ ज़रा गौर करें। लाहौर में अब तक अच्छी की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन लाहौर और हमें और भी रिपोर्ट चाहिए कि और वैक्सीनेशंस कहाँ कैसी चल रही हैं। सो इफ़ यू नो प्लीज़ राइट इन टू अस। अच्छा जी, तलबा और तालिबात के लिबास पर चेक रखा जा रहा है और उनके रवैयों को ठीक करने के लिए, अव्वल तो ये डिसाइड कौन कर रहा है कि ठीक है कि गलत है, तो ठीक करने के लिए मॉरल पुलिसिंग हो रही है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो असल मसाइल को अपनी तरजीहात कब बनाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आपको समझ तो आई गई होगी कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा की जामियात में मुंतज़मीन को फ़िक्र लगी कि तलबा और तालिबात के लिबास की हदूद क्या तय होनी चाहिए। लाहौर यूनिवर्सिटी में 2 तलबा की शादी की पेशकश के तरीक़ाकार को जुर्म तस्वुर करते हुए दोनों को यूनिवर्सिटी से बेदखल करने और दाखिले पर पाबंदी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सरजनिश समझ आती है, कोई फ़ाइन कर देते, कुछ दिन के लिए कह देते कि ना आए, लेकिन हम एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल करने के फैसले पर दोनों तलबा को तालीम और प्रोफेशनल करियर को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। मतलब यू आर डिप्राइविंग देयर राइट टू एजुकेशन। बट आई वांट टू नो व्हाट डिड दे डू। मतलब उन्होंने बस एक दूसरे को मुक्का नहीं मारा, वो होता तो चल जाता। लेकिन और मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे एक लड़की ने एक लड़के को प्रपोज किया, इसलिए ज़्यादा भी तकलीफ है। अगर एक लड़का प्रपोज करता है इस तरह घुटने में बैठ के लड़की को, तो शायद उतनी तकलीफ ना होती है। वी ऑल नो दिस। मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात की जानिब से यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर शदीद तनकीद हो रही है। तालीमी इदारों में जिनसी हरासानी, तशद्दुद और ब्लैक मेलिंग के वाक़यात पर ना कभी कोई रद्द-ए-अमल देखने में आया, ना ही कोई वाज़ेह पॉलिसी अब तक बन सकी। लेकिन मोरल पुलिसिंग के मामले पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया फुर्तियाँ दिखाती रही हैं और इसी तरह का एक और वाक़या सामने आया है। अच्छा, विच इज़ बाय द वे, ये जो क्वेश्चन ये जो उठा रहे हैं कि कितना कुछ हो जाता है इधर और कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ एक प्यार की, एक मोहब्बत की बात हो रही है, एक शादी की पेशकश हो रही है, उस पर फ़ौरन से निकाल दो जी इन्हें। लोग हरासमेंट कर देते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिजिकल बाउट्स हो जाते हैं। नोबडी सेज एनीथिंग इन यूनिवर्सिटीज़। कभी नहीं कोई एक्सपेल हुआ। मेरी बात सुने, कौन सी यूनिवर्सिटी है मैं जहाँ लड़कों के 2 ग्रुपों में इस तरह की लड़ाइयाँ ना हुई हों कि फायरिंग तक बात पहुंची है? सब जगह होता है ना, हमने भी अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में देखा है, लेकिन क्या होता है, वही दोबारा आ जाते हैं, वो कुछ दिन की बात होती है। अब इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद, साबिक चेयरमैन AGC हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा की जामियात में ड्रेस कोड लाया जा रहा है। लाहौर की यूनिवर्सिटी में एक प्रपोजल के मामले पर इतना बवाल आया कि बच्चों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। अब ये किसी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, आप वॉर्न कर देते, आप कोई फ़ाइन कर देते, लेकिन एक्सपेल कर देना, ये मोरल पुलिसिंग की जो हद है जो आला तालीमी इदारों में नज़र आ रही है, ये आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट ट्रेंड या कुछ और तरजीहात होनी चाहिए हमारे इदारों की? इन बच्चों ने डेफिनेटली प्रपोज, अच्छी बात है, इस्लाम भी इजाज़त देता है कि बच्ची को पूछ के रिश्ते करने चाहिए और पेरेंट्स का हक है उनका, जो वाली हैं उनके, जो वली हैं उनके, उनको दरमियान में आके करना चाहिए। चले बच्चों ने अगर प्रपोज कर भी लिया तो कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन प्रपोजल के बाद जो सबको खड़ा करके और गले लगाना, मेरा ख्याल है कि किसी तरह भी उनके पेरेंट्स के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, माशरे के लिए भी नहीं और हमारे लिए भी, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी का एक्शन उस वक्त बनता है कि अगर यूनिवर्सिटी ने उनको राइट्स और रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट करना सिखाया हो, और अगर माशरे ने उनको पहले ये बच्चों को बताया हो कि बेटा ये बात चीज़ हमारे माशरे में इस लेवल तक हम जा सकते हैं, हमारा मज़हब इस लेवल की यहाँ तक हमें इजाज़त देता है, ये अपने आप को दूसरी जो एक्सट्रीम है ये है कि हम अपने आप को मॉडर्नाइज़ करने के लिए जो खड़े हो जाते हैं, हम मुख्तलिफ NGOs की शक्ल में या दूसरों की शक्ल में जी कि ये राइट्स हैं, कोई राइट्स नहीं है भाई, हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। वो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, उस चक्कर में मत डालें अपनी यूथ को। खुदा हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को, हमारे उस्ताद को, हमारे इमाम को, हमारे माशरे को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और माशरे के अंदर अच्छाई और बुराई में डिफ्रेंशिएट करना बताना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिन पे इसी जल्दी में एक रिएक्शन डेफिनेटली आना चाहिए, जो कि एक्चुअली पहले देखा नहीं गया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी लेवल पर तालीम के मयार गिनते जाते हैं हम, मयार, बढ़ती इंतहा पसंदी, हरासानी, माली बहरान, आउटडेटेड कोर्सेज जैसे मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। हुकूमत और ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन कमीशन की पहली तरजीह क्या होनी चाहिए, किस मसले का फौरी हल होना चाहिए, क्योंकि जो मसले एक्चुअली मसले हैं उन पे हमने कभी कोई हल होते हुए देखा नहीं है, और फिर जो इतने बड़े मसले शायद होते होंगे लेकिन इतने बड़े नहीं होते, उनका फ़ौरन रिएक्शन आता है। तो ये ज़रा डिफ्रेंशिएट कर दें आप। तो मसाइल आपने बात की है, बिल्कुल हैं, और इसमें सबकी, फिर मैं वो कहूँगा कि हम एक दूसरे पे ज़िम्मेदारी शिफ्ट कर रहे होते हैं कि ये HEC की ज़िम्मेदारी है, ये यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी है, फ़लाने की। भाई घर से शुरू होती है ज़िम्मेदारी। माँ बाप अगर ये समझते हैं कि हमने अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया, लैपटॉप ले दिया, गाड़ी ले दी, हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी, नहीं हुई। उनकी तरबियत पे इस वक्त जो पाकिस्तान में एजुकेशन में सबसे बड़ा मसला है, तालीम के साथ तरबियत का जो फुकदान है वो बहुत ज़्यादा है। हमें तरबियत पे ज़्यादा
ज़रूरत है काम करने की। अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर हैं हमारे पास। यूनिवर्सिटियाँ बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, बहुत अच्छे ग्रेजुएट भी प्रोड्यूस कर रही हैं हमारी कुछ यूनिवर्सिटियाँ, लेकिन अच्छे इंसान आपको तलाश करने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, चेयरमैन HEC हमारे साथ मौजूद थे। अब ये एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल की टर्म्स बड़ी रिलेटिव होती हैं। कोई चीज़ किसी के लिए एक्सेप्टेबल होती है, कोई चीज़ किसी के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती। हम इनकरेज नहीं कर रहे हैं ये सारे मामले को, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि इन बच्चों को रस्टिकेट नहीं किया जाना चाहिए था। आप वार्निंग दे देते, कोई छोटी सज़ा दे के काम चला देते। अगर यूनिवर्सिटी के डेकोरम का ख्याल था, राइट टू एजुकेशन किसी पे ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपको बताएं कि PTI के सेनेटर फैसल जावेद खान का इस्लामाबाद में ट्रैफिक चालान हो गया और उसके सीट बेल्ट ना पहनने पे, बाय द वे, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हर ख़ास व आम के लिए पैगाम है कि कानून सबके लिए बराबर है। हमारा सवाल सिर्फ ये है सेनेटर साहब कि फिर आपने तो इनका चलान नहीं होना था क्या? नहीं, चलान हो जाना चाहता, फिर पब्लिकली ये डिक्लेयर भी ना किया जाता कि सारे आम और ख़ास वी आर ऑल अलाइक। If you're all alike, why go out and say it? कल से अगर मेरा भी चलान हुआ तो मैं भी बताऊंगी। मेरा तो हुआ था परसों, मैंने तो नहीं बताया। अच्छा जी, हम ये आपको बताना चाह रहे थे। उसके बाद वापस आते हैं। What was there to tell? वैसे एक कंसर्न जो हम तक पहुंच रहा है, हमने सोचा उस पर बात करें, उसे डिस्कस करें। बहुत से लोग वैक्सीनेशन लगवाने से डर रहे हैं या इसलिए नहीं लगवा रहे क्योंकि उन्होंने कुछ केसेस ऐसे सुन लिए हैं कि वैक्सीनेशन लगवाते ही 1-2 दिन 3-4 दिन बाद किसी ने कोविड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनको कोरोना वायरस हो गया। तो अब डॉक्टर से जब हमने बात की तो वैक्सीनेशन का कोरोना वायरस को कॉन्ट्रैक्ट करने से कोई लेना देना नहीं है। आपको कुछ सिम्टम ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो भी नहीं होते हैं। वो इसलिए कोरोना वायरस हो रहा है वैक्सीनेशन लगवाते ही लोगों को, क्योंकि वैक्सीनेशन का शॉट लगते ही, टीका लगते ही वो समझते हैं कि हमने दुनिया फतह कर ली, हम इम्यून हो गए। मास्क उधर जाके डस्टबिन में फेंकता है और फिर दुनिया की तमाम एक्टिविटीज नॉर्मली शुरू हो जाती हैं। तो प्लीज आप लोगों को वैक्सीनेशन लगवाते हुए उसी तरह 10 दिन एहतियात करनी है, रिस्ट्रिक्ट रहना है। बिल्कुल। एंड कैन वी आल्सो टेल यू कि वैक्सीनेशन के 2 मतलब हैं। इसका मतलब है एक तो कि आपको शायद इंशाल्लाह नहीं होगा कोविड, तो आप उससे बच जाएंगे। दूसरा ये कि आपको होगा लेकिन आपको माइल्ड केस होगा, तो लिहाजा बिल्कुल ही आप अस्पताल नहीं पहुंचेंगे। एग्जैक्टली इम्यूनिटी ना समझे कि जी वो वैक्सीन लग गई, खत्म, वी आर ओके। यू विल बी ओके ऑफ कोर्स, इसीलिए तो वैक्सीनेशन का कहा जा रहा है। लेकिन बिल्कुल ही आप आज़ाद ना हो जाएं इन द सेंस कि अभी भी वो खतरा तो है, तो वो लग तो सकता है आपको और आपको माइल्ड हो, लेकिन यू कैन स्टिल बी अ कैरियर। बाकियों के लिए जिनको बहुत सीवियर हो जाए, तो लिहाजा एहतियात तो छोड़नी नहीं है, वैक्सीन और नो वैक्सीन। अच्छा, तो ये हम वार्न करना चाह रहे थे। कोरोना होने का आपकी वैक्सीनेशन शॉट से कोई ताल्लुक नहीं है, आप एहतियात छोड़ते हैं उसके बाद फौरन, इसलिए कोरोना होता है। So 88 is 88। थैंक यू वेरी मच। वो जल्दी में याद नहीं आ रहा था कि 88 कभी कभार हो जाता है ना ये उर्दू की समाह। मुझे कभी कभार लगता है कि गिनती जो होती है जितनी भी सीख लें, ट्रस्ट भी, मैंने तो टेस्ट दिए कितनी सीखी है, लेकिन एकदम से कोई फिगर आ जाए। अच्छा, मैं यहीं पे मेरी सारी तालीम का सिलसिला यहाँ रहा है। इट वॉज अ नॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन उर्दू की गिनती मुझे याद है कि स्कूल में हमें नहीं सिखाई गई थी, क्योंकि अगर सिखाई जाती तो आती। मुझे इट टुक मी 5 years आफ्टर कमिंग टू द इंडस्ट्री एज अ न्यूज़ मीडियम इंडस्ट्री। इट टुक मी 5 years कि मैं 79, 89 और इस तरह का तफरीक कर सकूं, इसमें फ़र्क कर सकूं। तो लिहाजा ये बड़े मानने में बड़े चैलेंजेस सारी उम्र उर्दू ए उर्दू बी के एग्जाम दिए, लेकिन उर्दू की गिनती में हमेशा फंसते थे। कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी। अच्छा जी, फॉरगेट दैट, टॉप स्टोरीज फर्स्ट। और आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को शक भरी नजरों से देख रहे हैं और इन हालात में PTM एक तगड़ा लॉन्ग मार्च कर ले मुश्किल है। अच्छा, मुझे ना एकदम से कोई तस्वीर मंजर कशी होने लगी कि शक की निगाहों से कैसे एक दूसरे को देख, एकदम से दिमाग में आ जाता है। डिश 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 पीछे म्यूजिक भी होना चाहिए। तो खैर कुछ विजुअल्स आप देख भी रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह हम सोच रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 3 मार्च को होने वाले सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की अहम नशिस्त पर हुकूमत के खिलाफ गैर मुतवक्के कामयाबी हासिल की। तो यही ख्याल किया जा रहा था कि हुकूमत अब ऑपोजिशन इत्तेहाद के रहमो करम पर है, लेकिन पहले 6 मार्च को वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल किया और फिर 12 मार्च को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी जीत लिया और अब मुल्क की सियासी सूरत हाल यकसर बदल गई है। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर के बकौल सेनेट इंतखाबात में बड़ा मज़ेदार खेल हुआ, सबने एक दूसरे से बदला ले लिया। सुन लें उन्होंने क्या कहा। ये बड़ा मज़ेदार गेम हुआ, सब ने एक दूसरे से बदले लिए और इंशाल्लाह ये बदले लेते रहेंगे। दूसरे मरहले में वही बदला नवाज़ लीग ने लिया पीपल्स पार्टी से
पहले उन्होंने 7 वोट डायरेक्ट डाले, रिजेक्ट करा दिए ताकि उनको समझ आ जाए कि झटका कैसे देते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने मौलाना को भी डिच किया। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसका कि ये खेल बड़ा मज़ेदार आगे भी चलेगा और ये इसी तरह एक दूसरे को मारेंगे और हम तमाशा देखेंगे। मेरे खटक साहब रियली बदला, मतलब कैन वी जस्ट बी डन विद ऑल दीज वर्ड्स? दिस इज़ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। किसी ने जीतना है, किसी ने हारना है, सारे समझ जाएं इस बात को तो बहुत ही बेहतर होगा। एनीवे जी, आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने भी अपने एक बयान में ये तासुर देने की कोशिश की कि अपोजिशन अरकान ने जानबूझकर अपने उम्मीदवारों के खिलाफ वोट दिए। जिन्होंने जो टप्पे गलत लगाए हैं, जानबूझ के लगाए हैं, वो वोट नहीं देना चाहते थे और फिर साबित हो गया चेयरमैन के उस वोट में कि वही वोट उसको नहीं पड़े। अच्छा जी, हुकूमती वज़रा का बयान ही एक तरफ, लेकिन पीडीएम जमातों के दरमियान अब शिकस्त को लेकर शुकूक व शुबात ज़रूर पाए जाते हैं। पीडीएम अब तक वोट ज़ाया करने वाले 7 अरकान के नाम सामने लाने में नाकाम रही है, लेकिन उन्होंने चेयरमैन सेनेट की जीत का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ 26 मार्च से अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान भी कर रखा है और उस पर हतमी फैसला कल पीडीएम के इजलास में होगा। अच्छा, चेयरमैन सेनेट में जो 7 वोट ज़ाया हुए वो तो हुए, डिप्टी चेयरमैन के मामले में जो काम हुआ वो तो ज़ाया भी नहीं हुए ना। वहाँ क्या हुआ इस पे भी बात नहीं की जा रही। इस पे पीडीएम का जरूर कोई तहकीकाती कमेटी बिठा के जरा इंक्वायर करना चाहिए कि व्हाट वेंट देयर एक्चुअली डिप्टी चेयरमैन के मामले पर। अच्छा जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, नहीं वो तो लेके भी नहीं जा सकते ना, तो क्योंकि उनके तो रिजेक्ट भी नहीं हुए। नहीं ले जाए। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपोजिशन के कुछ लोगों ने वोट ज़ाया किए, फिर डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन में तो धड़ल्ले से हुकूमती उम्मीदवार को वोट डाले। क्या पीडीएम और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून अब तक अंदाज़ा लगा पाई है कि ये कौन लोग थे? वैसे पता तो होता है, लोग कहते हैं पार्टी के लोगों को। बिल्कुल, मज़हर साहब से उस दिन हम एनालिसिस ले रहे थे तो उनका भी यही कहना था, दे नो एवरीथिंग। तमाम के तमाम वैलिड वोट थे और उनको जानबूझ के अपने हुकूमती उम्मीदवार को जिताने के लिए उन्हें 48 वोटों से 49 वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार पर फौकियत देने के लिए रिजेक्ट किया गया। मैं समझता हूँ कि ये दिन दिहाड़े डाका डाला गया वोट के ऊपर, और इससे जो एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर इस तरह की जालसाजी और इस तरह की ताकत के जोर के ऊपर आप नताइज को तब्दील कर सकते हैं पाकिस्तान के आला तरीन ऐवान पर, तो फिर नीचे किसी दूर अफ्तादा गांव के पोलिंग स्टेशन का क्या अंजाम होगा? और हमने पाकिस्तान की दुनिया में जग हंसाई की है ये दिखा के कि हमारे दारुल खिलाफा में जो पार्लियामेंट है उसके ऐवान बाला के चेयरमैन के इंतखाब में हम किस तरह धौंस और धांधली कर सकते हैं। जहाँ तक डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अगर चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब हो जाते तो मुझे कोई शुबा नहीं है कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब की कामयाबी भी हो जाती। जब एक तरफ उन्होंने धांधली से अपना उम्मीदवार जिताया है तो हो सकता है कि चंद फ्लोटिंग लोग क्रॉस कर गए हों या उन्होंने दूसरी तरफ वोट दिया हो। इसके लिए मेरा ख्याल है कि तमाम पार्टीज जायजा लेंगी, और अगर कहीं किसी जगह किसी सेनेटर ने कमजोरी दिखाई है तो यकीनन उससे बाज़पुर्स होनी चाहिए। ऐसे सब बात तो सारी यही है ना कि फ्लोटिंग लोग कौन होते हैं और ये होते क्यों हैं वहाँ, अगर अभी तक फ्लोट कर रहे हैं, अगर अभी उनको ये नहीं पता, आप लोगों को ये नहीं पता कि वेयर दे बिलोंग, विच साइड, तो वाई आर दे इवन देयर? तो ये इस तरह की सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर शक कर रही होगी, जो समझ भी आता है ऑब्वियसली इन द पास्ट। अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें तो इस तरह के बेएतबारी के माहौल में क्या ये मुमकिन भी होगा कि आप यकसुई से हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की जानिब जाएं? देखिए, किसी किस्म की कोई बात-ए-तमादी नहीं है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट को 49 वोट मिले और 1 वोट वैलिड रिजेक्ट हुआ, तो अपोजिशन को 50 वोट मिले और उसकी इतनी ही ताकत थी। और मैं समझता हूं कि चेयरमैन सेनेट के लिए तमाम अपोजिशन ने यकसू होकर वोट दिए हैं और इसमें किसी किस्म की कोई बात-ए-तमादी अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों के अंदर मौजूद नहीं है। और पीडीएम के अंदर अब बल्कि जो कुछ हमने देखा है चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में, इसने ज़्यादा तक़वियत दी है तमाम जमातों को कि वो अपनी पीडीएम की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम तो कह ही रहे हैं कि 72 साल 73 साल होने को हैं, पाकिस्तान अभी तक इन बुनियादी चीज़ों से ही नहीं निकल सका। आप देखिए ना, आप दुनिया का जायजा लीजिए
आज दुनिया का नंबर 1 इशू क्या है? हर दुनिया का मुल्क कोरोना एंड पोस्ट कोरोना इकोनॉमी और अपने लोगों को किस तरह बचाना है, इन इश्यूज पर बहस कर रहा है। हमारे मुल्क के अंदर इश्यूज क्या है? कहीं NA-75 में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा कर लिए जाते हैं, कहीं चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के अंदर स्पाई कैमराज लगाए जा रहे हैं कि जासूसी की जाए कौन कैसे वोट देता है। हम सेनेट के लिए वोटिंग को भी सीक्रेट बैलेट नहीं बना सकते। कहीं जायज़ वोटों को नाजायज़ बना के हुकूमत का चेयरमैन जिता लिया जाता है। ये वो बुनियादी इशूज हैं जो अब अफ्रीका में भी डिस्कस नहीं हो रहे। और कोरोना का भी एक इशू है, सारी सूरत हाल में, सारी बहस में जहाँ लॉन्ग मार्च की तैयारी है। आप लोग भी सारे डिफरेंसेस साइड पे रख के ना सिर्फ कोविड पे ये 1-2 साल कंसंट्रेट करते हैं। ये बताइए एहसन साहब के वफाकी हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी ने कहा कि PTM अपना लॉन्ग मार्च मनसूख करे, हुकूमत के साथ इंतखाबी इस्लाहात और दीगर उमूर पर मिलकर चले। अगर ऐसा होता है तो मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? ऐसा ऑप्शन है कोई PTM जिसमें डिस्कशन कर ले, कोई मे बी कोई सूरत निकल आए? देखिए, हमने तकरीबन 3 साल हुकूमत को यही राह सुलझाई थी और पहला जो खिताब था लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने कहा था कि एक नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनना चाहिए और हमें मईशत को अपने सियासी इख्तलाफात से बालातर रखना चाहिए। हुकूमत ने उसका क्या जवाब दिया कि जी आप NRO मांग रहे हैं। जब भी हमने कौमी मफामत की बात की, उन्होंने कहा जी NRO मांग रहे हैं अपने लिए। तो लिहाजा अब हुकूमत के साथ हमने जब भी कभी किसी मसले पर ताउन किया है, उसके बाद हुकूमत ने जो रवैया अपनाया है उसका एक तसलसल है कि ये हमेशा उस चीज़ से अपना फ़ायदा लेने के बाद अपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। कभी कहते हैं ये NRO मांग रहे हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत का जो ट्रस्ट एक है मामला, वो इतना डेफिसिट में चला गया है कि अब अपोजिशन के अंदर क्या, पाकिस्तान के अंदर किसी अवाम के नज़र में या शहरी की नज़र में हुकूमत का कोई एतमाद नहीं बचा। तो इस वक्त कंप्लीट एक ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं नहीं समझता कि हुकूमत की किसी बात पे कोई एतमाद करने के लिए तैयार है। एक ही हल है कि 2018 में जो इस मुल्क के साथ ज्यादती हुई थी, एक हंसते बसते तरक्की करते मुल्क को इस खाई में फेंका गया है, उससे निकालने के लिए एक फ्रेश इलेक्शन हो, एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन हो। आपका एहसन इकबाल साहब, आपकी बात में भी वजन है। मुझे लगता है कि फवाद चौधरी ने जो बात की है वो अकेले शायद सिर्फ फवाद चौधरी हैं, जो बहुत सारे मौक़ों पे हमने देखा है कि लॉन्ग मार्च मनसूख करे अपोजिशन और आके इंतखाबी इस्लाहात और दीगर मुल्क की मसाइल पर मिलकर डिस्कशन करें, बात को आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक तरफ तो फवाद चौधरी जैसे समझदार सियासतदान PTI में हमें नज़र आते हैं, लेकिन अगर फिर डिस्कशन और साथ बैठने की बात आती है तो फिर अगर जवाब शहबाज गिल टाइप और शिबली फराज टाइप और ये सब देना शुरू कर दें तो फिर तो डिस्कशन नहीं हो सकती ना, आपको पता है। हाँ वाकई। खैर एनीवेज चलें, समझ तो आप लोग गए ही होंगे। मोर ऑन दैट लेटर। अभी किसी और बात पे चलते हैं आगे और आपको बताएं, ख़वातीन के हवाले से एक बात करना चाहते हैं कि ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन कहीं भी दुनिया में हों, दे मेक वे एंड दे मेक स्पेस फॉर अदर टैलेंटेड पाकिस्तानी वेमेन टू कम फॉरवर्ड। और यही हम देख रहे हैं, एक ज़बरदस्त किस्म का एक फोरम जी बनाया गया है जिसका नाम है पाकिस्तानी वेमेन इन कंप्यूटिंग। इसके नाम से, पाकिस्तानी वेमेन इन कंप्यूटिंग के नाम से एक इदारा काम कर रहा है जिसका मकसद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद बासलाहियत ख़वातीन को एक इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है और आपको मिलवाते हैं। एक्चुअली इनकी फाउंडर्स हमारे साथ हैं, दे हैव जॉइंड अस फ्रॉम द US, दोनों US में ही रहती हैं, डूइंग अ लॉट फॉर पाकिस्तानी वेमेन। बल्कि आपको बताएं कि ये इंडेवर जो था ये 2015 में स्टार्ट हुआ था थ्रू अ फेसबुक पेज। बहुत सी दुनिया ये भी पूछती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे किस तरह काम किया जा सकता है, किस तरह से मदद कर रहे हैं ख़वातीन की। टैलेंटेड लेडीज विद अस, जनाब हुमा हामिद साहिबा और फरा अली साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से, सियाटल से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तो हुमा साहिबा आपसे हम जान लें, आप हमें पहले समझाइए फॉर ऑल दोज वुमेन हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, ये पाकिस्तानी विमेन इन कंप्यूटिंग किस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन इससे इस्तेफादा कर सकती हैं, वो आपसे रब्ता कर सकती हैं? व्हाट डज दिस प्लेटफॉर्म डू? बहुत शुक्रिया मुझे और फरा को यहाँ बुलाने का। और पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपने अभी बताया, और जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि ये कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी और स्टेम फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। लेकिन जो हमारा विजन है इस प्लेटफॉर्म का, उससे कोई भी ऐसे वी आर वेरी इंक्लूसिव, लाइक आप
किसी भी फील्ड से ताल्लुक अगर आपका है, अगर आप स्टेम से रिलेटेड हैं, विच मीन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और अगर आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं तो पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जो गोल है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, वो पाकिस्तान की जो ख़वातीन पाकिस्तान में रहती हैं और जो पाकिस्तान से बाहर रहती हैं और टेक्नोलॉजी फील्ड्स में काम करती हैं, फ़रा और मेरा, हम दोनों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद होते हुए और जब हम दोनों यहाँ अमेरिका मूव हुए उसके बाद से हमें वो मेंटरिंग, वो नेटवर्किंग और वो कनेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में और अपने जैसे रोल्स मॉडल ढूंढने में दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो हमने अपने करियर में जो भी अचीव किया है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो बच्चियां इस वक्त रहती हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, वो इस प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकें। ज़बरदस्त आपने हुमा बात की है, बिकॉज कभी कभार लड़कियां जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पढ़ाइयाँ करती हैं, ब्रिलियंट होती हैं, फिर शादियां हो जाती हैं, देन दे मूव टू अदर कंट्रीज़ और फिर उनका वो नेटवर्क जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, दे डोंट नो हाउ टू गेट बैक इनटू द सिस्टम। इसलिए बहुत अच्छा है। फ़रा, ये बताइएगा कि ये इसको 2015 में आपने ये स्टार्ट किया, ये सारा अपना प्रोग्राम जो है, कितने लोगों को फ़ायदा हो चुका है, क्या सक्सेसेस हैं इसकी, हाउ हैज़ इट डन सो फार? तो एक्चुअली हमारी ऑफिशियली जो नॉन प्रॉफिट है ये 2018 में हमने इसको रजिस्टर किया, तो अब ये 5013C टैक्स एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो हमारा फर्स्ट ईयर था, हमारा ऑफिशियल बोर्ड, प्रेसिडेंट एंड ऑल ऑफ दैट। तो वी ट्राई टू मेक इट वेरी वेरी स्केलेबल के हुमा और मैं को फाउंडर्स हैं, बट it kind of stays beyond us as well. तो हमारे लास्ट ईयर जो है, आप एवरी ईयर की इम्पैक्ट रिपोर्ट हमने पब्लिश की है, 2019 की फॉर अ फर्स्ट फुल ईयर एंड देन 2020 की। तो हमने स्टार्ट किया था सियाटल में एक चैप्टर से, फिर हमने उसको एक्सटेंड करके अब हमारा इस्लामाबाद में चैप्टर है, कराची में चैप्टर है, लाहौर में, हमारे यूरोप में सेवरल चैप्टर्स हैं। तो इस तरह हमने एक मिशन और विजन बनाई है ग्लोबल, बट फिर हम लोकली देखते हैं कि जो इस्लामाबाद में स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां, उनकी क्या नीड्स हैं, वो जो नॉर्वे में बैठे हैं उनसे डिफरेंट होंगी। तो लोकल टीम्स जो हैं वो बहुत लोकली इश्यूज पे फोकस करके करते हैं और हमारा फोकस रहा है कि जॉब क्रिएशन। तो मोस्ट ऑफ आवर वर्क हैज़ बीन के इंटरव्यू प्रेप कैसे कराएं लोगों को। यहाँ पे जैसे मैं खुद आउट ऑफ कॉलेज माइक्रोसॉफ्ट में गई थी, तो उनका एक बहुत स्पेसिफिक इंटरव्यू प्रोसेस होता है और जब आप इंजीनियरिंग रोल्स के लिए जाते हैं तो आपको वाइट बोर्ड पे कोडिंग कराते हैं एंड मोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर पे कोडिंग कर रहे होते हैं, तो उनको वो प्रैक्टिस नहीं होती, तो वो इंटरव्यूज़ पास करने के लिए भी उनके लिए एक मरहला होता है। तो हम इंटरव्यू प्रेप वर्कशॉप्स कराते हैं, रेज्यूमे रिव्यूज़, लिंक्डइन रिव्यूज़, basically helping anyone who's interested in getting into these careers, yeah, getting ahead in their careers, how do they actually improve and actually get into it. और अच्छा, एक इसमें है कि जॉब क्रिएशन का तो बड़ा ज़बरदस्त आपका काम है। हुमा, आप हमें बता दीजिए, हाउ डू यू हेल्प पीपल इन एजुकेशन, पर्टिकुलरली वो ख़वातीन जो आला तालीम हासिल करना चाहती हैं इन्हीं फील्ड्स में, उनके लिए किस तरह से मददगार साबित हुआ है या हो सकता है ये प्लेटफॉर्म? बिल्कुल, जो ख़वातीन ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में है, हम हमारे 12 ग्लोबल चैप्टर्स हैं, सो वो किसी भी लोकल चैप्टर को ज्वाइन कर सकती हैं और उससे हमारी लर्निंग वर्कशॉप्स होती हैं, वो उससे फ़ायदा उठा सकती हैं, हमारे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, वो उससे फ़ायदा उठा सकती हैं। और अगर कोई ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि अभी स्टूडेंट हैं और अभी फील्ड में नहीं आई, तो वी आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग दिस होल इनिशिएटिव एट स्टूडेंट एम्बेसडर्स विद स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम। सो और इस पूरे प्रोग्राम के थ्रू हमारे पास इस वक्त कोयटा, मुल्तान, पाकिस्तान के बहुत सारे और शहरों और अमेरिका की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में इस वक्त जो बच्चियां पढ़ रही हैं वो इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा बनती हैं। जब उन्हें इंटर्नशिप्स की ज़रूरत होती है तो हमारा नेटवर्क उसमें पूरी तरह इंगेज होता है। अगर किसी को मेंटरिंग चाहिए होती है उसमें भी इंगेज होता है। और एक आपने बात की थी ख़वातीन जो कि बाहर चली जाती हैं तो और उनका करियर जो है वो उस तरह से प्रोग्रेस नहीं करता, तो उसमें हमारा एक बहुत बड़ा फोकस रिटर्नशिप प्रोग्राम्स पे है, जिसका मतलब ऐसी ख़वातीन जो कि फैमिली की केयर करने के लिए अगर उन्होंने अपनी फील्ड छोड़ दी है और वो 5-6 साल बाद या 10 साल बाद वापस आना चाहती हैं, तो हमारा उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि हम ऐसी ख़वातीन को इनकरेज करें कि वो वापस फील्ड में आए। उसके लिए हम वर्कशॉप्स भी करते हैं और बहुत सारी कंपनीज के साथ उनकी एजुकेशन के लिए काम भी करें, वो उनका लर्निंग गैप और उनका जो एक्सपीरियंस गैप है उसको आपसे पूछना
जी बिल्कुल, आपसे पूछना चाहते हैं और यकीनन जो हमारे व्यूअर्स ख़ासतौर पे यंग लड़कियां, ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, उनके दिमाग में भी ये सवाल होगा। एक तो आप सिएटल में हैं जहां ये माइक्रोसॉफ्ट ने जहां जन्म लिया, तो वहाँ आप उस जगह पे बैठी हुई हैं। दूसरा, आप कनेक्ट तो कर रही हैं लोगों को और जो मौके हैं वो भी मिला रहे हैं। ये सब इसको हम डिस्टेंट वर्किंग में लेंगे, वर्क फ्रॉम होम में लेंगे, या फिर फिजिकली भी कोई तरीका है जहां यू ऑल गैदर, या फिर ऑब्वियसली अब तो दुनिया है डिस्टेंस पे ही काम हो जाता है तो आप लोगों को मिलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती? ये बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक जैसे अगर आप देखें जो हमारे जॉब क्रिएशन की बात आती है, तो लास्ट ईयर हमने फर्स्ट एवर डिजिटल जॉब फेयर लॉन्च किया था पूरे अमेरिका में और फिर पाकिस्तान में पहला। तो उसमें हमने बहुत से नेटवर्किंग सेशंस किए, हमने 1-on-1 इस तरह की बहुत से लोगों से मीटिंग्स की जो कि हम नॉर्मली अब हर शहर में जाके नहीं कर सकते, राइट। तो जो चीज़ आप यहाँ बैठ के इन पर्सन स्केल नहीं कर सकते, वो चीज़ हम थ्रू टेक्नोलॉजी ही हम थ्रू आउट द वर्ल्ड स्केल कर सकते हैं। तो वी डेफिनेटली ट्राइंग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर सकें वर्चुअली, लेकिन इन पर्सन भी हमारी वर्कशॉप्स होती हैं। और वो लोकल चैप्टर्स की जो मैं बात करी थी, वो ख़वातीन और इट्स ओपन टू ऑल, तो मर्द भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सारे आके अपनी ये वर्कशॉप्स करते हैं। हम बहुत सी लोकल इवेंट्स करते हैं फॉर नेटवर्किंग, बट ऑल्सो स्पेसिफिकली इवन फॉर हायरिंग एंड अदर थिंग्स। चलें, वंडरफुल जी, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। पाकिस्तानी वुमेन इन कंप्यूटिंग, ये आप फेसबुक दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तमाम लड़कियां जो हमें देख रही हैं, आप उसको बहुत से फ़ायदे होंगे आपको। तालीम से मुताल्लिक, मुख्तलिफ मौक़ों से मुताल्लिक, इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंटरव्यू किस तरह बड़ी बड़ी कंपनियों में उसके लिए प्रिपेयर करना है, भी मरहला होता है जब ख़वातीन बाकी ख़वातीन की मदद कर रहे हैं। हुमा हामिद साहिबा और फरा अली साहिबा हमारे साथ अमरीका से मौजूद थी। कराची में एक बार फिर इत्तलात हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल ज़रा खुले फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। कुछ इलाकों से खबरें आ रही हैं कि वहाँ महफूज नहीं है इलाके, और पुलिस की अहलियत पर भी सवालात उठ रहे हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता 14 माह में 88,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं, जिसमें कराची के शहरी 3.25 अरब से ज़ायद मालियत की अशिया से महरूम हो चुके हैं। और क्या एग्जैक्ट सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉलीग जो कि कराची में क्राइम की सूरत हाल और इसी से जुड़े मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तला हाशमी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये हमने खबर बनाई क्योंकि हम सुन रहे हैं और ऑब्वियसली स्टैट्स भी हमें बता रहे हैं, ये सच बात है कि क्राइम्स जो है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। देखें, इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो ये कि स्ट्रीट क्राइम्स कभी कम नहीं हुए थे, ठीक है। कराची की जो सिचुएशन थी, यहाँ पे दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी समेत जो बड़े जराइम थे इतने ज़्यादा थे, उनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा था कि पहले में नज़र नहीं आते थे। अब फॉर्चुनेटली कराची ऑपरेशन के बाद बहुत हद तक कम हो गए हैं। आप अगर उनको ये कहें कि वो ना होने के बराबर रह गए तो ये बिल्कुल ठीक हो गए, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स, पुलिस, CTD समेत जो साथ इदारे हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वो कहते हैं कि जब बादल छटते हैं तो फिर धूप आती है, और जब धूप आती है तो पता लगता है कि दिन हो गया। तो जब दिन हुआ तो पता चला कि स्ट्रीट क्राइम्स की सिचुएशन क्या है। और ये जो नंबर्स हैं, ये 88,000 केसेस वो हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो पूरे केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। वो अगर आप कोई 100 के करीब केसेस होते हैं तो उनमें से जो रिपोर्टिंग फिगर होता है वो एक अंदाजे के मुताबिक बहुत कम होता है। मैं उसके परसेंटेज में नहीं जाऊंगा। देखिए, हम तो स्टैट्स बता रहे हैं, तला आप बता सकते हैं 14 मंथ्स में 88,000। नहीं, ये सिर्फ 88,000 जो आप बता रही हैं, 88,000 से ज़्यादा केसेस, ये सिर्फ पिछले साल के। इस साल के जो केसेस हैं वो अलग हैं, वो शुरू हो चुके हैं, ठीक है। मैं तो सोच रही थी आप कहेंगे नहीं कम है। नहीं जी, ये ज़्यादा है। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो रिपोर्टिंग फिगर्स होते हैं ना, रिपोर्टिंग फिगर्स हमेशा कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार चला गया। अब वो इतने यूज्ड टू हो गया ना कराचीआइट, मतलब आप के जानने वाले हमारे कैमरामैन, स्टूडियो में प्रोड्यूसर्स, हमारे कलीग, घर वाले, आप किसी से ये पूछे कि स्ट्रीट क्राइम, बोलेंगे हाँ जी हमारे साथ हुआ है। कोई तो बोलेगा मेरे साथ हर महीने होता है, कोई बोलेगा 2 महीने बाद होता है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो कि होती चली आ रही है और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि इस पर काम करना है। अब इस पर काम हो रहा है। अब देखें, ये इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी तादाद में होता है कि ज़ाहिर कराची जैसे शहर में पहले तो नफरी भी कम थी, अब तो नफरी भी आ गई थानों में। अब इनको जो है वो IB भी इस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारी चीज़ें। लेकिन इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो पहले तो जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो गिरफ्तार ही पूरे नहीं होते ना। अच्छा चले वो हो भी जाए तो होने के बाद उनका प्रोसिक्यूशन, जी बिल्कुल छूट जाते हैं। प्रोसिक्यूशन में सजाएं नहीं हो पाती। क्यों नहीं
नहीं हो पाते, कोर्ट उनको सजाएं नहीं देती। एक स्टडी मुझे बता रहे थे कराची पुलिस चीफ, हमारी ऐसी इनफॉर्मल सी सेटिंग थी, उसमें जो उसका फिगर का परसेंटेज था बहुत कम था। अच्छा ठीक है, वो चूँकि उसके शवाहिद नहीं हो पाते, अदालतों में जो सबूत जब पेश नहीं होते, गवाह नहीं होते, तो चले वो अदालतों को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद जो बंदा बार बार छूट रहा है उसके अगेंस्ट गवाही कौन देगा? उसने तो वापस आ जाना है। देखिए इसमें नहीं है ना, लेकिन केस बनाना भी तो पुलिस का काम है। देखिए केस बिल्कुल बनाना, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ ना, प्रोसिक्यूशन की नाकामी है ना, मतलब जाहिर है जब शवाहिद नहीं होंगे तो अदालत सजा कैसे देगी जब एक केस को आप साबित ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो जेल चले जाते हैं। देखिए पूरा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सिस्टम है ना, उसमें आप जेल इस्लाहात का घर होता है। हमारी जेल में अगर कोई जाता है तो अगर कोई साइकिल चोर जाता है तो जाहिर है उससे बड़ा होकर निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पहले लोग कम गिरफ्तार होते हैं, फिर सजाओं का रेशो बहुत कम है, शवाहिद नहीं होते, फिर जेल से जाता है, वहाँ पे इस्लाहात नहीं हो पाती, फिर वो बाहर आता है, बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो सोशियो इकोनॉमिक रीजन है आपके, आप देखें तो उसमें बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ी है, इजी मनी है। बिल्कुल, एक टाइम कम है, लेकिन ये बता दें कि हमारी पुलिस वगैरह ऑब्वियसली नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रही है। एक वो पुलिस स्केटिंग वाला सिचुएशन भी स्टार्ट हुई है, वो स्केट्स लेके किधर जा रहे हैं प्लीज आप? देखिए ये एसएसयू है और एसएसयू का हमेशा जो काम है ना, बड़ी एक आइडियल सी फोर्स है। वो फोर्स हमें तब नजर आती है जब कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है या कोई इस तरह का जब इवेंट होता है ना, पीएसएल टाइप का इवेंट होता है जिसमें बहुत ज्यादा ग्लैमर होता है। मैंने देखिए लिटरली मैं बताऊं, मुझे इतना अरसा हो गया करते हुए, तकरीबन 17 साल होने को आए इस शहर में जर्नलिज्म करते हुए, मैंने स्केटिंग फोर्स नहीं देखी। पीएसएल में ज़रूर देखी थी, उसके बाद वो किधर गई, ये अब किधर होगी ये मैं नहीं कह सकता। और मुझे ये बताएं, यहाँ पे पुलिस मोबाइल्स, यहाँ पे जो पुलिस के स्क्वाड्स हैं जो कि मोटरसाइकिल सवार हैं, वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये स्केटिंग फोर्स क्या करेगी आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच तलहा बाय द वे फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। इन प्रिंसिपल बड़ी अच्छी बात है ये स्केटिंग वाली, लेकिन आपने हमारी रोडें देखी हैं, मतलब कि स्केट्स अपने आप को नुकसान होगा।